वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित में अभ्यास 2D को हल करेंगे। तो चलिए अभ्यास 2D से के प्रश्नों से संबंधित कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे समझेंगे और उसके बाद हम उस अभ्यास को यानी 2D अभ्यास को हल करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ चैनल को शेयर भी करिए ताकि और बच्चे भी या आपके दोस्त जो हैं वो भी यहाँ से पढ़ाई कर सकें। विज्ञान विषय अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको विज्ञान विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे जाके आप विज्ञान विषय में जितने भी पार्ट हैं सबको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके प्रश्नोत्तर भी हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हमको पढ़ना है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। इसके पहले वाले जो अभ्यास प्रश्न या अभ्यास हमने हल किए हैं वहां पर हमने जोड़ के लिए संक्रिया पढ़ी, घटाने के लिए पढ़ी और गुणा करने के लिए पढ़ी। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब यहां पर भाग के लिए, ठीक है, यही बचा था, यही हम पढ़ लेंगे तो ये पाठ हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं भाग की जो संक्रिया होती है वो गुणन संक्रिया के जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। क्या होती है? अपोजिट होती है, मतलब विलोम। यानी कहीं पे लिखा है, जैसे यहां पे लिखा, देखिए 4 गुणे 5 बराबर 20। क्या लिखा है? 4 गुणे 5 बराबर 20 होता है, ठीक है। इसको हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 20/4 बराबर 5, या इसको हम लिख सकते हैं 20/5 बराबर 4, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपने देखा हम इसको कैसे लिख रहे हैं, यहां पे 5 और 4 का गुणा करने पे 20 आ रहा था, तो 20 अगर हम इसी 20 को 4 से भाग कर दें तो 5 आ जाएगा, और इसी 20 को अगर 5 से भाग कर दें तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि गुणा करने पर और भाग करने में थोड़ा सा संबंध आपको यहां दिख रहा है। चलिए इसी प्रकार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं के जोड़े यहां पर लेते हैं, 24 6 17 4 7 8 0 5 और 9 9, ठीक। अब इनको हम यानी एक पूर्ण संख्या में हम दूसरी पूर्ण संख्या से अगर भाग देते हैं, ठीक है, अगर भाग देते हैं तो आप यहां देखेंगे कि हर दशा में, यानी जैसे कहते हैं ना कि हमेशा, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि भाग देने पर आपको पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। तो आप यहां देख रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो रहा है, जब हम इन सभी को भाग देख रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि भाग देने पर प्रथम संख्या पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से जब हम भाग दे रहे हैं तो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? यहां से हमें यह पता चलेगा कि विभाजन की संक्रिया अगर हम करते हैं तो पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है, ठीक। विभाजन की क्रिया देखो, गुणन में तो था, लेकिन भाग करने में ये जो विभाजन की संक्रिया है पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है, ठीक। यानी ऐसा नहीं है कि हम भाग करेंगे तो हमेशा हमको पूर्ण संख्या ही मिलती जाएगी उत्तर में, ठीक। लेकिन जब भी हम गुणा करेंगे पूर्ण संख्याओं का, अगर दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगी। लेकिन यहां पर हम दो पूर्ण संख्याओं का आपस में अगर भाग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या में मिल जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। किसी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य से भाग करते हैं तो क्या आएगा, ठीक। तो भाग की संक्रिया क्या है? घटाने की विधि से पूर्ण संख्या 8 में अगर 0 से भाग का परीक्षण करें तो भाग क्या है? एक घटाने की ही विधि तो है। जैसे मान लीजिए 20 है, ठीक, कहा गया कि 20 में 5 से भाग करिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे? आप देखिए 5 फिर 20 में ऐसे करिए, 20 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा? 20 में से 5 घटाएंगे आपको 15 बचेगा। फिर आप 5 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 10 बचेगा। फिर से आप यहां 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 घटाने पे यहां 5 बचेगा। और इसके बाद फिर से आप यहां 5 घटाएंगे तो आप कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब 0 आ गया ना, तो 0 के बाद तो आप इसमें घटा नहीं सकते। तो हमने 5 को कितनी बार घटाया? 1 2 3 4, यानी टोटल हमने 4 बार घटाया। तो जब भी हम 5 से 20 में भाग करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 4। 5 और 4 का गुणा करने पर 20 आता है, ठीक। यानी जब हम 20 में से 5 को 4 बार घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यही चीज हम यहां पे कर रहे हैं कि हम 8 में से 0 को घटाते जाएंगे और देखेंगे कि कितनी बार घटाने के बाद हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक बार घटाया 0 को तो 8 आया, फिर 0 घटाया फिर 8 आया, फिर 0 घटाया फिर 8 आया। तो आप यहां देख रहे हैं कि 8 में से हम कितनी बार भी, यानी किसी पूर्ण संख्या में से हम 0 को कितनी बार भी घटाएं 0 नहीं आता, यानी शेषफल कभी 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, ठीक है।
किसी भी संख्या में आप शून्य से भाग करेंगे तो परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट बोलते हैं, इन्फिनिटी आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, उसी को कहते हैं कि परिभाषित नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं, पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण। पूर्ण संख्या में एक से भाग करेंगे तो क्या होगा? देखिए किसी भी पूर्ण संख्या जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें एक एक से भाग किया तो हमें वही संख्या प्राप्त हो गई जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार आपको याद होगा, जब 2 में हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 मिलता है। 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा। 4 में 1 से गुणा करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि गुणा करने पर भी वही अंक मिल रहा है और भाग करने पर भी वही अंक मिल रहा है। जब हम किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग करते हैं या 1 से गुणा करते हैं तो वही पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है, किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। अगला बिंदु देखते हैं, शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। यानी शून्योत्तर का मतलब शून्य से बड़ी संख्याओं से अगर भाग दिया जाए तो शून्य में शून्य से बड़ी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो क्या होगा? तो आप यहां देख रहे हैं, शून्य में अगर हम शून्य से बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि शून्य में किसी भी शून्य से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो उत्तर हमेशा शून्य आएगा। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अब किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग देने पर, यानी कोई पूर्ण संख्या है 4, तो 4 को हम 4 से ही भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक, 4 करने में 4 आप पढ़ते हैं ना, ठीक। जैसे कि अब 4 में 4 से भाग देंगे तो 4 में से 4 घटाइए, शून्य आ गया, तो कितनी बार हमने घटाया? 1 बार घटाया, यही 1 आपका यहां उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब उसी संख्या से उसी संख्या में भाग दिया जाता है तो हमारा उत्तर हमेशा 1 आता है। आप यहां तीनों उदाहरणों में देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर उसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए तो उत्तर सदैव 1 ही आएगा, 1 आएगा, 1, उत्तर सदैव 1 आएगा या संख्या 1 आएगा, ठीक। चलिए, तो ये आप ये भी समझ गए। अब आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न यहां पर हम देख लेते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि अभ्यास क्या आ गया? 2D अभ्यास में आप देख रहे हैं 5 प्रश्न है। इन 5 को हम हल कर लेते हैं और हल करने से पहले यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे, पर यहाँ पे जो हमने इस पाठ में पूरे पाठ में सीखा है एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो इस पाठ में हमने देखा है क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्रम से आ रहा है 1, 2, 3, 4 इत्यादि, ये क्या है? क्रमागत संख्याएं। शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं ही क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 आदि, ये प्राकृतिक है। इसमें हम शून्य आगे बढ़ा देते हैं जब इसके समूह में, तो ये क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। इसी प्रकार कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है। इसके बाद यदि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। सही बात है। 2 पूर्ण संख्याओं के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्रम विनिमय का नियम कहते हैं इसे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय का प्रगुण या नियम। इसके बाद किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर योगफल वही रहता है। अतः 0 क्या है? शून्य क्या है? पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अव्यय कहते हैं इसे। इसी प्रकार आगे देखते हैं, 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले बना लेने से योग में कोई अंतर नहीं आता। सीधी सी बात है कि इसको कहते हैं सहचर्य का प्रगुण, ठीक है। तो प्रगुण का नाम आप याद रखिए, सहचर्य प्रगुण कहते हैं। लेकिन आप सीधा यही याद रखिए कि कितनी भी पूर्ण संख्याएं आपको दी गई हो, उनका समूह बना के या उनको इधर उधर करके जोड़ा जाए तो उत्तर हमेशा वही आएगा। आप किसी भी क्रम में रख के उनको जोड़िए अगर वो पूर्ण संख्याएं हैं सारी तो। इसके बाद पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया संवरक नहीं है। देखिए, हाँ, घटाने का जो संक्रिया होती है वो संवरक नहीं होती इसमें। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। जिस प्रकार 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है, उसी प्रकार 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक है। तो जोड़ और घटाने में तो ये संवरक है, बट सॉरी, जोड़ने और गुणन में ये संवरक होते हैं। लेकिन जो संवरक का मतलब क्या है? संवरक का मतलब है कि जब हम जोड़ रहे हैं, 2 अंकों को जोड़ रहे हैं, जैसे 2 और 3, तो ये हमेशा क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। तो यानी पूर्ण संख्या संवरक है।
लेकिन जब 2 में से 3 हमने घटा दिया तो यहाँ पे -1 आ गया, यानी -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसी कोई क्रिया जहां पे हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो, यानी कभी कभी प्राप्त हो सकती है लेकिन हमेशा हर नियम में, हर तरीके से पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो, उसको हम कहते हैं कि ये पूर्ण संख्याओं के क्रियाओं में संवरक नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार गुणन तो संवरक है लेकिन घटाना संवरक नहीं है, और इसी प्रकार भाग संवरक नहीं है। आगे देखते हैं, दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करने पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं, किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। जाहिर सी बात है, शून्य का गुणा किसी भी संख्या में आप करेंगे शून्य ही आएगा। आगे देखिए, पूर्ण संख्याओं में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या आती है। ये भी आपने अभी ऊपर मैंने आपको करके दिखाया। किन्हीं 3, देखिए गुणन वाला तो इसके पहले वाली वीडियो में है, यहां पे तो हमने भाग का देखा। तो अगर आपने गुणन वाला नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाली जो वीडियो पड़ी है आप उसको जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे जाके देखिए, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है सारी वीडियो मिल जाएगी आपको। आगे देखिए, किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन की संक्रिया में संख्याओं का क्रम परिवर्तित कर देने से गुणनफल अपरिवर्तित होता है। जिस प्रकार जोड़ने के क्रम में चीजें अपरिवर्तित होती हैं, उसी प्रकार गुणन में भी वही है कि गुणा करने से चीजें बदलती नहीं है, उत्तर वही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 5 पॉइंट और बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया योग और घटाना दोनों संक्रियाओं पर वितरित होता है। ठीक है, कैसे होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, बहुत आसान है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है, जिस प्रकार घटाना संवरक नहीं है उस प्रकार भाग भी संवरक नहीं है। विभाजन को भाग कहते हैं, डिवीजन कहते हैं, विभाजन कहते हैं या बटा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से विभाजन को कई नामों से बुलाया जाता है या संबोधित किया जाता है। किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा। किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त हो जाती है। शून्य को किसी शून्योत्तर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य आता है। किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर संख्या से भाग देने पर उत्तर सदा या भागफल सदा 1 आता है। तो ये मुख्य बिंदु है इस पूरे पाठ में जो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब सीधा सीधा जो है हमारा, देखिए उत्तरमाला यहां पर आपको दिया गया है, इस पाठ में मैंने उसको भी ऐड कर दिया ताकि आप भी यहां से प्रश्नों को हल करके उत्तर को देख सके। अब चलते हैं सीधा सीधा अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। अभ्यास 2D के सभी प्रश्न यहां पे हल करेंगे। चलिए, तो यहां पे संख्या रेखा दी गई है, तो कह रहा है संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। कह रहा है, देखिए विभाजन तथ्य, अब यहां पे ऊपर एक बार देख लेते हैं। देखिए ऊपर अभ्यास प्रश्न आपके, आजा भाई नीचे, चलिए देखिए ये दिया गया है ना, ये तथ्य पूछ रहा है कि ये संख्या रेखा में दिया हुआ है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हम क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही यहां पे उत्तर में हमको यही बस बताना है कि संख्या रेखा से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या यहां पर आप लिखेंगे। तो आप देखिए क्या है, आप यहां से गिनिए 1 2, हर जगह 1 2, यानी ये जो रेखाएं हैं ये बराबर मान वाली हैं, बराबर वैल्यू है इनकी, बराबर दूरी संख्या रेखा पर ये तय कर रही हैं। अब देखिए कितनी बार तय कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 बार तय की। तो जब 2 को 6 बार यहां से यहां तक पहुंचने में लगा, यानी हर बार 2 कदम चला और 0 से चला और कहां तक पहुंचा, 12 तक पहुंचा, तो जो टोटल वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, वो 12 हो गई। कितने कदम हर बार चल रहा है, हर बार चल रहा है 2 कदम। ठीक, हर बार 2 कदम चल रहा है। तो अब इससे यह पता चलेगा कि 2 से शुरू करने पर और 12 तक पहुंचने में टोटल कितनी बार चलना पड़ा, तो कितनी बार, 6 बार चलना पड़ा। हर एक बार में अगर 2 कदम कोई चल रहा है तो 6 बार चलेगा तो वो 12 तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 12/2 बराबर 6। ठीक, वही यहां पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 21/3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 बराबर 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। जैसे क्या है, अभी ऊपर जब मैं पाठ पढ़ा रहा था तो 4 × 5 बराबर 20, इसका उदाहरण देके मैंने समझाया था। सेम वही चीज यहां कह रहा है कि अगर 21/3, भागा का मतलब देखिए ये भागा है ना, तो भागा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लाइन खींच के बटा लगा सकते हैं। ठीक है, इसको बटे कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 21/3 ये बराबर है 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे पक्षांतर कर देंगे, 3 को 7 की तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 21
बराबर 7 यही है, 3 यहां 3 से यहां भाग हो रहा था तो उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, यहां पे गुणे 3 लिख देंगे। ठीक है, आ गया ना। अब देखिए यही चीज यहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है, सेम यही चीज लिखा है ना। आप इसको 3 गुणे 7 लिखिए या 7 गुणे 3 लिखिए, बात बराबर होती है। ठीक, तो आप देख रहे हैं यही उत्तर आ गया। तो कह रहा है यही चीज जो आपको यहां पे दोनों प्रश्नों में दी गई है यही करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखिए 56/8 बराबर 7। तो आप क्या करेंगे, 8 को 7 की तरफ भेज दीजिए, तो 56 बराबर 7 गुणे 8 ऐसे लिख देना है, यही आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार 66 भागा 11 है बराबर 6 है। आप देखिए यहां पे 11 गुणे 6 बराबर 66। आप इस तरह से लिख देंगे तो भी उत्तर सही ही माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि टीचर गलत काट देंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो कह रहा है कि 117 है, अब कह रहा है इसको गुणा के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणा के रूप में आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 117 को जो संख्या दी गई है, ठीक है, इस संख्या से भाग कर देंगे, तब जाके हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम 117 है, तो 117 में 13 से भाग देंगे। उम्मीद करता हूं भाग करना आपको आता होगा, लेकिन अगर भाग करना नहीं आता तो कैसे आप करेंगे। देखिए 100, पहले तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। सही बात है कि टेबल याद होनी चाहिए, लेकिन अगर टेबल याद ही नहीं है तो क्या करेंगे, टेबल नहीं याद है भाई तो कोई विकल्प नहीं है। उत्तर तो इसका मैं लिख दे रहा हूं 9 होगा, 9 तो आपको यहां भी दिख रहा है, लेकिन भाग कैसे होगा। अगर आपको टेबल याद होती तो आप सीधा सीधा पहाड़ा पढ़ते चले जाते, आपको 13 9 117 मिल जाता, और 13 दामा 130 ऐसे होता है। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कठिन है। भाग देना बहुत कठिन कार्य नहीं है। भाग देना नहीं है तो वीडियोस पढ़ी है कि भाग हम कैसे देंगे चैनल पे, बट मैं आपको अलग से एक भाग करने की पूरी आसान तरीके समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए, तो यहां पे 9 आ गया हमारा, 13 से हमने 117 को भाग किया तो 9 आया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 117 गुणन के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो जब गुणन के रूप में व्यक्त करना है तो 117 यहीं रहने देंगे, 13 को 9 की तरफ भेज देंगे, तो 9 लिखेंगे गुणे 13, क्योंकि पक्षांतर में का नियम क्या है, अगर जिस तरफ भाग हो रहा है तो संख्या को उधर करने पे गुणा हो जाएगा, अगर इधर गुणा हो रहा है तो इधर लाने पे भाग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें भाग के रूप में व्यक्त करना है, आपको इस तरह से दिया गया है, कह रहा है भाग के रूप में व्यक्त कीजिए, तो क्या करेंगे, 13 से इधर गुणा हो रहा है तो 13 को जब इस तरफ लाएंगे आप तो भाग हो जाएगा, सेम ऐसे हो जाएगा 13 117 बटे 13 9। अब बटे है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 117 भागे 13 बराबर 9, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम मान आपको निकाल के देंगे, सेम चीज है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है कि जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। सीधी सी बात है, बिल्कुल है। जैसे आपने अभी तक हमने क्या देखा कि ऊपर हम भाग कर रहे थे, 2 में 1 से भाग किया तो हमारा 2 आ गया, 3 में 1 से भाग किया तो हमारा 3 आ गया। लेकिन कह रहा है कि ऐसी पूर्ण संख्या बताइए जिसको स्वयं से भाग दिया जाए और वही संख्या उत्तर में आए। ठीक, स्वयं से भाग दिया जाए और वही संख्या उत्तर में आए। तो सीधी सी बात है, आप जब स्वयं को किसी जैसे हाँ यहां पे आपको 1 से 1 भाग किए तो 1 आया, इसी प्रकार जब आप 2 से 2 को भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहां पे कह क्या रहा है, आप देख रहे हैं प्रश्न में कहा है कि वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए जिससे भाग दिया जा रहा है और जिसमें भाग हो रहा है। तो यहां पे ये वाला इक्वेशन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें वही संख्या चाहिए कि जिसका मान 1 1 1, माने तीनों जगह बराबर नंबर ही आए। तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत उत्तर है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो गलत है, क्योंकि प्रश्न को समझना ज्यादा जरूरी है। प्रश्न कह रहा है कि कोई पूर्ण संख्या संभव है, यानी पूछ रहा है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। तो हमने एक संख्या ले ली 1, इसको स्वयं से विभाजित कर दिया और उत्तर में हमेशा हमें 1 मिल गया, तो ये हमारा सही हो गया। उदाहरण में मैंने अभी बताया ना कि 2 संख्या हो गई, इसको हमने स्वयं से विभाजित किया, यानी 2 से ही विभाजित किया, लेकिन उत्तर आएगा 1, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न इस पाठ का। क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा। तो सीधा सा बात है नहीं। ठीक,
ये कह रहा है, क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है, तो कह रहा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से हमने विभाजित कर दिया, 3 को 4 से कर दीजिए, और कह रहा है कि फिर दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित कर दिया, क्या इसका उत्तर बराबर होगा? नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं बराबर होगा। तो वही यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, यहां 3 में से 4 को 4 में 3 का भाग देंगे तो 3 इकन्ने में 3, ठीक, एक बचा, तो यहां एक तो पहले ही आ गया, लेकिन जब 4 से 3 में आप भाग करेंगे तो आपको पहले यहां दशमलव लगाना पड़ेगा, शून्य बढ़ेगा, तो ये तो पहले ही 1 से छोटा हो गया, तो जाहिर सी बात है बराबर नहीं है, तो यहां पे नहीं उत्तर हमारा होगा। चलिए, तो यहां पर जितने भी प्रश्न थे इस पार्ट में ये सारे हल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी दुविधा बता सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि वो सारी दुविधाएं आपकी खत्म कर दूं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।